5वीं पास तक आपने पढ़ाई की और हाँ। सिंचित क्षेत्र विकास में आपका नंबर आ गया। जय हिंद साथियों, आज एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है। जैसा कि है चाणक्य क्लासेज आपके समक्ष अनुभवी व्यक्तियों को आमंत्रित करता है जो किसी न किसी क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित कर चुके हैं। उनका अनुभव और उनके द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान ग्रहण किया गया है, उसके माध्यम से हम अपने जीवन में कौन कौन से ऐसे कार्य करें जिनकी वजह से हमारी प्रगति हो सके। इसीलिए है चाणक्य क्लासेज जो है वो आप तक के अनुभवी संवाद उपलब्ध करवाता है, आप तक अनुभवी संवाद पहुंचाने का प्रयास करता है। आज हमारे बीच है मुख्य रूप से सिंचित क्षेत्र विकास में काम करने वाले ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों की पालना करने वाले श्री राम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है चाणक्य क्लासेज में। और आपसे हम वो क्वेश्चन पूछेंगे जिन क्वेश्चनों के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं उनको एक अच्छा अनुभव मिल पाएगा और वो अपने जीवन में उस अनुभव के माध्यम से अच्छा कार्य कर पाएंगे। सबसे पहले श्री राम जी, आप हमें ये बताइए, जो क्वेश्चंस हैं उनकी लंबी लिस्ट है और हम उम्मीद करते हैं कि आप उनका बड़ी बेबाकी के साथ में क्या करोगे, जवाब दे पाओगे। आपका जन्म कब व कहां पर हुआ? मेरा जन्म सर बेरी भजनगढ़ गांव के अंदर हुआ। बेरी, ये जो बेरी तारपुरा, जो हाँ, बेरी तारपुरा सीकर के पास। सीकर के हाँ, पास में है। तारपुरा के पास में ना बेरी। बिल्कुल बिल्कुल। बेरी भजनगढ़ दिमागी कौन से ढाणी। सन में आपका जन्म हुआ? अब उस टाइम के हिसाब से मेरी बर्थडे के हिसाब से 1569 हुआ है। 1969 हाँ, ईस्वी को आपका जन्म होता है। हाँ, आप कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। 5 भाई। आप छोटे हैं या फिर बड़े हैं? मेरे से 2 बड़े 2 छोटे, 4 बहनें, वो बड़ी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 5 भाई 4 बहनें, 4 बहनें। 9 बहन भाई। आपके पिताजी क्या काम किया करते थे? खेती का ही काम करते थे। खेती का काम करते थे। किसान आपका किसानी। पूरा का पूरा मुख्य रूप से कार्य हुआ करता था, किसानी था। किसानी। और इसके बाद में पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई? मैंने तो 5वीं पास तक पढ़ाई की थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, 5वीं पास तक आपने पढ़ाई की और हाँ, सिंचित क्षेत्र विकास में आपका नंबर आ गया। 5वीं तक यहाँ पर पढ़ाई कर ली। उस उसके बाद समय किस प्रकार से मतलब सरकारी जॉब लगा करते थे लोग, या पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी, या फिर लोग ऐसे कि हाँ चलो ठीक है इस विभाग में हमें इतने लोगों की जरूरत है तो आप आ जाइए, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए, आपको अच्छा कार्य आता है तो आप इसमें अपना काम कीजिए। पढ़ाई तो उस टाइम भी महत्वपूर्ण होती थी, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए वो कर नहीं पाते थे और विचार ऐसे होते थे उस समय के अनुसार। अच्छा अच्छा ताकि अच्छा हमने अच्छा, वो पढ़ाई का थोड़ा सा जुनून नहीं रुझान उस रहता था, टाइम का रुझान नहीं उस रहता समय था। नहीं हो पाया कि परिस्थिति को देखते हुए रुझान पढ़ाई का नहीं रहता था। नहीं रहता था। तो आपके जो 4 और अन्य भाई हैं वो क्या क्या काम करते हैं? खेती का ही काम करते हैं सब। अच्छा, सारे खेती का काम करते सभी हैं। तो खेती का। आप ऐसे शख्स हैं 5 भाइयों में जो सरकारी जॉब लग पाए? मेरे ऐसे विचार थे कि यार ये काम करना, यहाँ सभी परेशान होते हैं, अगर अपने 500 रुपये या 200 रुपये 150 रुपये भी अगर महीने के अगर घर में ला के देंगे तो अपने घर का खर्चा चलता रहेगा और अपने पैसे वाले हो जाएंगे। बहुत बढ़िया यार, अपने आराम से ऐसी जगह लगे ताकि मतलब कहीं पंखे के नीचे बैठ के मतलब काम करें। अच्छा, ये मेरा रुझान था, ये मेरे विचार थे। अच्छा अच्छा। पढ़ाई के अंदर भी मैं बहुत होशियार था, लेकिन हम्म। मेरा पढ़ने के लिए भी ये रहा कि भाई यार पढ़ते रहेंगे कब नौकरी लेंगे, अपनी तो परिस्थिति आज ही परेशानी हो रही है। तो वो विचार मेरे ऐसे थे, घर की वजह से भी इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन मेरे खुद के विचार ऐसे थे। मेरी सोच थी उस टाइम की, और लोगों को देखता था तब ये मेरी सोच होती थी कि भाई मैं यार पढ़ के कब लगूंगा, क्या लगूंगा। आज अगर मेरे घर में 200 रुपये महीने के आ जाएंगे तो मेरे घर वाले तो बहुत हार्ट से रहेंगे, खर्चा निकलता रहेगा। ये सोच थी। तो मैं सोचता रहा इसी चीजों के बारे में। तो एक दिन मेरे को ऐसा मौका मिला किसी कोई रिश्तेदारी के संपर्क से कि यार वो वहाँ काम करते, वो करते हैं। तो घर वाले कहते रहे बाहर मत जाना, बाहर बच्चे जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाए, कैसे हो जाएगा, जाने नहीं देते थे कभी। नौकरी अच्छा, वो डर रहता था कि डर रहता था। माँ बाप किसी को बाहर नहीं जाने देते, कहीं अपने खेत के काम कर लो और बहुत काम में मजदूरी कर लेंगे, भेड़ें चरा लेंगे, ऐसी मतलब वो रहता था। माँ बाप स्कूल भी भेजते थे, स्कूल जाते भी थे, लेकिन वो मेरे जो विचार थे वो उस समय को और टाइम को देखते हुए वो हो गए कि भाई मैं कहीं यार कोई मेरा धंधा करूं।
खुद का काम करूँ, खुद का काम करूँ। नौकरी का भी मेरे को नहीं था कि भाई नौकरी मेरी लग जाएगी, ये तो विचार ही नहीं था कि नौकरी कैसे लगी क्या लगी, वो तो कोई था ही नहीं। तो आप सिंचित क्षेत्र विकास में पहली पोस्टिंग आपकी किस क्षेत्र में हुई और कब हुई? ये मेरी, मैं 1979 के अंदर 23 जुलाई 1979 के अंदर मैं यहाँ से घर से भाग के निकला था। अच्छा अच्छा अच्छा, और भाग के लगभग गया 12-13 साल की उम्र में आप 12-13 साल की उम्र में मैं यहाँ से भाग के चला गया किसी रिश्तेदार के साथ गड़साना। और गड़साना जाने के बाद मैं वहाँ जाके उनके पास रहा, फिर वहाँ कोई काम कुम देखने लग गया। भाई काम तो वो ही थे, भाई मेरे को कौन लगाता था, वहाँ आदमी नहीं होते थे, तो वो लोग बाहर से जाते थे, उनको रख लेते थे, कहते यार अपना एक आदमी आया। अपना ही तो बहुत होती थी, प्रेम बहुत होता था उस टाइम, इतना प्रेम होता था कि एक आदमी को देख के दूसरे आदमी ऐसे रहते थे कि यार कल नहीं जाना, परसों जाना, 5 दिन तक तो जाने नहीं देते थे, इतना मतलब आपसी अच्छा, वहां पे रोक के रख लेते थे कहीं भी। प्रेम बहुत होता था पहले लोगों का। तो मैं वहां चला गया, तो वहां के लोगों ने, मैं वहां जाते ही मेरे को भी लगा यार अपने तो घर आ गए। वहां जाने के बाद ऐसा हुआ यार, घर ही घर दिखता था, यार अपने घर जाएं, लेकिन मेरे ऊपर से तो विचार होते थे घर जाएं, लेकिन आत्मा को मैं कंट्रोल करता था कि यार घर से भाग के हैं, घर नहीं जाएंगे, अपने घर जाएंगे तो घर वाले कूटेंगे, अपने कुछ ना कुछ कामयाबी लेके घर जाएंगे। ये मेरा एक मतलब पूरा विचार था, आपके अंदर जुनून था कि मैं घर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े मेरे को, मैं मेरी कामयाबी को लेके फिर ही मैं घर के अंदर एंट्री करूंगा। ये मेरा जुनून था। फिर आपका इस विभाग में सिलेक्शन कब हुआ? ये तो मेरा वाक 1985 में, एज नहीं थी ना, एज मेरी कम थी, इसलिए मैं दूसरे काम करता रहा, इसमें नहीं हुआ, और संपर्क बढ़ने से इसमें बाद में हो गया। सन 1985 में आपका? 85 में, 85 में, हाँ 11-85 में इसमें ज्वाइनिंग दे दी मैंने। अच्छा अच्छा। वहाँ के लोगों से मैं संपर्क करता रहा, कराता रहा। मैं वन विभाग के अंदर भी मैंने काम किए, मतलब वहाँ डर भी रहता था कि भाई एज नहीं है तो रखते हैं तो दिक्कत आती है, उनको भी रहता था, लेकिन फील्ड वर्क था, बैकवर्ड एरिया था, कौन पूछता था वहाँ। तो मैं काम करता रहता था, लेकिन वो जो गवर्नमेंट के जॉब के सिस्टम थे वो नहीं थे, वे 18 साल पहले लगा नहीं सकते। वो कहते यार कल को कोई आ जाए तो हमारे और दिक्कत हो जाती है, आप रहो, कोई आए तो ये कहना भाई हम तो वैसे ही मिलने के लिए आए। इस हिसाब से मैंने 4-5 साल निकाल दिए वहां से, 79 से लेके 85 तक। अच्छा अच्छा, 4-5 साल आपकी वहीं पे। भाई 1979 में गया 23 जुलाई को, और 11-87 को 85 को मैंने ये ज्वाइन की। इतना जो टाइम था उसमें मैं काम करता रहा, काम वो ही करता था वहां पे, संपर्क सूत्र के और के वो वन विभाग में, और लेकिन वो काम अस्थायी थे मेरे सारे। आपके उस समय एज भी कम थी, तो जो बड़े लोग हैं वो ऐसे मतलब स्नेह के भाव से देखते थे, यार मतलब अपना ही छोटा बच्चा है। वो मतलब अपने बच्चों जैसा रिस्पॉन्स देते थे। जब भी मैं जाता तो मेरे को हर एक जगह यही रहता कि यार ये, मैं जो मतलब मेरे सिद्धांत जो विचार थे उनको सुनने के बाद उनके मन के अंदर भावना होती थी, और अपनाइत भी बहुत होती थी, तो वो बच्चों जैसा बिहेव करते थे, तो रखते थे। तो हमारे को ऐसा रहता है यार घर जाने की क्या जरूरत है, ये भी तो अपने तो माँ बाप है, इनके पास आ गए तो यही है अपने तो सारा कुछ, तो उस हिसाब से रहते। तो वो और ज्यादा करते, और ज्यादा करते, तो वहां रहने का वो जीतने लग गया, और मतलब वो जो पुराने विचार थे वो धीरे धीरे घर के खत्म होने लग गए। तो इसमें सिंचित क्षेत्र विकास जो है बीकानेर, इसमें आपको लगभग 36 साल 9 महीने तक का अनुभव है। और इस 36 साल 9 महीने के अनुभव में आपको सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र मिला, और किस क्षेत्र में आपको ऐसा लगा कि यार वास्तव में ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, ये एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ की सुविधाएं अच्छी है? सबसे अच्छा एरिया कौन सा लगा और सबसे खराब एरिया कौन सा लगा? सर मेरे को तो वहां जाने के बाद मैं ज्यादातर बीकानेर ही रहूँ हमेशा। हेडक्वार्टर भी मेरा 1986 लेके बीकानेर रहा है ज्यादातर। बहुत ही कागजों में अगर थोड़ा बहुत बाहर हो गया तब भी मैं बीकानेर ही रहता था, क्यों मेरे काम ऐसे थे, ऑलराउंडर काम करता था मैं, हर आदमी की बेगार निकालनी करनी वो करता था। ड्यूटी का मेरे पर ज्यादा लोड नहीं रहता था, जबकि ड्यूटी का मैं रहता था स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग रहता था। जो ये बीकानेर में आपकी ज्यादातर समय तक ड्यूटी रही, तो राजस्थान का बॉर्डर वाला इलाका है, पाकिस्तान का एरिया भी उधर आ जाता, तो बीकानेर में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थी उस टाइम पे? वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा था, रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, बॉर्डर के इलाकों में कौन कौन सी समस्याओं? पहले 7 साल कंटिन्यू में वहाँ गड़साना, अनूपगढ़ और रावला रह लिया। पहले जो गड़साना बसा हुआ नहीं था उस टाइम में, हेड पे कोई दुकानें होती थी, और ये गड़साना मंडी तो बाद में हुई है बहुत लेट। अनूपगढ़ के अंदर भी मंडी नहीं थी, अनूपगढ़ के अंदर छावनी भी नहीं थी। तो मैं वहाँ काम करता था, मेरी एक बैग कंपनी होती थी, उसके अंदर मैं बैग बनाने का कार्य करता था। हमारा कोई मित्र था, उसने मेरे को काम सिखा दिया, तो मैं बैग बनाता था, 15-15 बैग, 10-10, 12-12 बैग एक दिन में बना देता था मशीन से, और वो सप्लाई करता था, बेचता था, वो दुकान थी उस पर, ये मेरा धंधा था। फिर मेरे जो
सिस्टम ऐसे थे, संपर्क सूत्र वाले, उन लोगों ने जो पुराने जो अफसर थे मेरे बहुत ही अच्छे, जैसे मेरे को अपने बच्चों की तरह मानते थे, उन्होंने कहा अरे यार तू ये काम कर रहा है, उन्होंने मेरे को वो काम सिखाया कि ये काम करता रहना। तो मैं पंखे तले रहता था, काम करता हुआ अनूपगढ़ के अंदर। तब अनूपगढ़ बहुत छोटा सा था, और अनूपगढ़ की मंडी के अंदर मैंने मुन्नी भी की थी सेठों के उस टाइम। तो सेठ भी मेरे को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उसके भी मैं भाग के गया था कि मैं नहीं रहना चाहता। वो कह रहे थे यार बहुत अच्छा आदमी है भाई, वो सेठ कभी मानते थे ना शुभ को शुभ के हिसाब से, वो कहते थे यार ये शुभ आदमी है, मेरे आने के बाद बहुत मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो उन्होंने मेरे को बहुत कवर किया, लेकिन मैंने कहा सर मैं नहीं। तो ये आप उन सेठों के मतलब सर्विस के दौरान ही काम करते थे? नहीं नहीं, ये सर्विस लगने से पहले की बात है ये तो। अच्छा। अनूपगढ़ में जब मैं गया उस टाइम की बात। तो वहां गया जब मेरे को थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी, वो मच्छर वहां बहुत होते थे, डंकी होती थी पाकिस्तान वाली, तो वो काटती बहुत थी। केस छोड़ने के बाद भी काट लेती थी, सुविधाएं वहां होती थी, उन्हें बाइक पर एरिया था। तो यहाँ कभी थे नहीं, इसलिए वो थोड़ा अजीब सा तो लगता था, लेकिन वो दिखता था कि यार घर जाएंगे तो अपना क्या होगा। वो एक ठान लिया था कि घर नहीं जाना, चाहे मच्छर काटे चाहे सांप काटे। सांप गोरे बहुत होते थे, गण आते थे वो पेड़ों के अंदर, तो फोग होते थे, फोग बहुत ज्यादा होते थे। तो इसमें इस सिंचित क्षेत्र में आपका मुख्य काम क्या हुआ करता था? मतलब ये हुआ करता था हमारा काम सिंचित क्षेत्र में, ये जो जमीन है उनको कमांड और अनकमांड करने का काम होता था कि उसकी सर्वे करके ये जमीन कमांड है उसमें पानी लगेगा, और ये रहेगी अनकमांड जमीन जिसमें नहर का पानी लगेगा वो कमांड। और तो ये नहर तो इंदिरा गांधी नहर मेन वही तो है, इंदिरा गांधी बीकानेर ये जैसलमेर तक है वो। उस इंदिरा गांधी नहर से पहले तो वहां का जो एरिया था उसमें ज्यादा वो बिल्कुल बैकवर्ड था पहले। रहते थे। बस बारिश होती थी तब भी बहुत कम वहां बिजाई उजाई होती थी, वो पशुओं के काम आता था ज्यादा, धन पशु चढ़ते ये बीकानेर जैसलमेर, हाँ। ये श्री गंगानगर, ये इधर वाले जो गंगानगर वाले में तो कुछ खेती होती रहती थी। बांखड़ा नहर पहले आ गई थी बहुत टाइम, गंगा सिंह जी के टाइम की निकली हुई है गंग के नाड़, तो वो एरिया कुछ डेवलप होता था उधर का। जो जैसे मान लो आपने तो श्री गंगानगर में भी काम किया होगा? गंगानगर में काम जाना आना रहता था उधर, बाकी काम तो हमारा यहाँ से बिरदवाड़ा हेड से शुरू हो गया था, ये मेन कैनाल का। तो उस टाइम उससे शुरू करके हमने सूरतगढ़ भी बहुत डेवलप नहीं था उस टाइम, कमी था, काफी मंडी सी बनी हुई थी। तो अनूपगढ़ आ जाते थे, गड़साना आ जाते, अनूपगढ़ हम रहते थे, गड़साना तक कार्य करते थे। तो जगह जगह गवर्नमेंट ये नहर के ऊपर मकान बने हुए थे सरकारी, और वहाँ लोग रहते थे और उनके वहाँ एरिया के अंदर काम करते, तो हम भी वहाँ हमारे वो शिफ्ट कर लेते थे। तो ये जो नहर से पानी लेके आते हैं उसमें किस प्रकार से वो उसका कोई चार्ज भी लगाना होता है? पहले तो चार्ज होता था, कुछ आज भी है, कुछ उसमें मामला होता है, कोई बिघे के ऊपर साल का मामला होता है, 15 20 रुपये 30 रुपये ऐसे बिघे का वो मामला होता था। अपने से बिजली का बिल आता है उस वजह से वहाँ वो मामला होता है। सरकारी पटवारी होता है नहरी, ये जो रेवेन्यू वाला पटवारी अलग है, नहरी पटवारी अलग होता था। उसका काम होता था भाई ये मामला कलेक्शन करना, सभी काश्तकारों से जा के देना, भाई कितने बीघे आपकी जमीन मतलब सिंचित है, क्या कितनी सिंचित है, उसके हिसाब से पानी को वहां से लेते थे सिंचाई के लिए खेती में, उसके अलावा उसको पीने के लिए भी यूज में लेते थे? वही पीने के लिए यूज में आता था, जैसे खेत में आता था तो खेत के अंदर कोई स्टोरेज बना लेते थे, स्टोरेज का कुंड वगैरह होर्डिंग, उनमें वो पानी डाल लेते थे। पानी खेत के अंदर आता था, खड़ा बनाया होता था पक्का, उससे आता था, कई कच्चे खाली से भी आ जाते थे। वो नहर तो खुली होगी? नहर खुली होती थी। अगर उसमें कोई जानवर अगर उस टाइम नहर बंदी थी तो जानवर भी नहीं आते थे, नहर का सिस्टम बहुत तगड़ा था, पशु भी नहर के ऊपर चढ़ने के लिए अलाउ नहीं होता था। प्राइवेट गाड़ी भी नहर के पटरे पर नहीं चल सकती थी, इतना मतलब सिस्टम था उसका नहर का। आजकल तो ज्यादा, आजकल तो नहर के अंदर हर हफ्ते में 8-8-10 तो लाश आती थी, और कुत्ते मरे आते हैं, गायें मरी आती हैं, मोगे के अंदर लग जाती हैं, वो काश्तकार जाते हैं, किसान पानी भरते हैं, पीते हैं। आज तो मतलब वो नहर बहुत ही पानी दूषित ज्यादा हो गया। हाँ दूषित पानी है, पहले नहीं था पीने का मतलब अब तो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे अभी भी पानी वो ही पी रहे हैं, लेकिन उसको वो कर लेते हैं, वाटर फिल्टर कर लेते हैं, पहले डिग्गी में डाल लेते हैं, फिर दवाई वगैरह डाल लेते हैं, ऐसे करके वो करते हैं। बाकी दूषित अभी है, पहले नहीं था इतना। पहले एक जैसे अपने जो सीकर जिले से जो भूगर्भ वाला जो जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं, ऐसा पानी एक तो ये अपना सिंचाई के लिए अपन यूज में लेते हैं, तो यहाँ की जो खेती होती है और जो नहर वाला जो पानी है उससे जो खेती होती है, इसमें कुछ अंतर है या फिर लगभग सेम? उसमें अंतर है काफी। अब वो अगर नहर का पानी है तो वो तो क्या उसके अंदर एक तो बारिश का पानी होता है, वो तो डैम से तो हरिकेपतन से उधर से आता है, हिमाचल में अपना डैम बना हुआ उससे पानी आता है। वहाँ अपनी जमीन, अब उनकी मतलब वो जमीनें लेकर यहाँ उनको जमीन अलॉट करी थी सरकार ने, डैम के लिए वहाँ जमीन ले ली, और उनके एवज में इनको सरकार ने यहाँ पे मुआवजा भी दिया, जमीनें भी दी थी, नौगढ़ गढ़साना जैसलमेर तक दी थी। और वो पानी बारिश का पानी वो आता तो उसमें तो फसल उसकी ज्यादा होती है अपने वाले से,
वो नहर के ऊपर लगता है तो मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें वहां पे किया करते थे किसान नहर के पानी से? आज के टाइम तो सारी फसलें होती है वहाँ पे। नहीं, उस टाइम पे जब आप उस टाइम पे तो ज्यादा क्या है, वहाँ किसान भी गंगानगर साइड के वो आते थे, वो करते थे। इनको यहाँ वालों को तो पता नहीं था बीकानेर क्षेत्र में, तो वो करते थे। नरमा रुई की बिजाई होती थी, सरसों होती थी, गन्ना होता था। अनूपगढ़ रेस की बात है उस टाइम, तो वो जमीनें प्लेन थी, तो वहाँ ये चलती थी। मूंगफली बहुत होती थी और गुआर बहुत होता था। सरसों, गुआर, मूंगफली, नरमा और कणक, ये चीजें होती थी। गेहूँ, कणक, गेहूँ, ये फसलें वहाँ ज्यादा होती थी उस टाइम। राज्य सरकार के अनुसार भी बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की जाती होगी वहां पे उस क्षेत्र के लिए, मतलब हाँ, उस हर विभाग के अंदर वहाँ नियुक्ति होती थी। ये सिंचाई विभाग के अंदर भी पहले बहुत बड़ा स्कोप रहता था कि यार ये डिग्री करके कोई चाहिए ना, ये लग गया तो वो बहुत नौकरी होती थी। आज भी है नौकरी, तो अच्छी है, नौकरी कमी नहीं है। वो नौकरी पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। तो वहाँ वो पोस्टिंग होती थी सरकार की। बाकी जो स्टाफ होता था छोटा नीचे काम करने वाला, उसकी भी पोस्टिंग होती थी। एलडीसी यूडीसी ये सारे ड्राफ्ट्समैन होते थे जो नहर के नक्शे बनाने करने, वो उनका काम होता था। वो नक्शे बनाते थे, फिर ये अफसर उसको मतलब पास करते थे। सब देख रेख के ऊपर तक काम चलता रहता सरकार तक। दिल्ली भी इसका बोर्ड बना हुआ है, नहर का, इंदिरा गांधी नहर का दिल्ली भी बोर्ड होता था, एक सेंटर बोर्ड होता था वहाँ पे। तो हर काम में वो सरकार से मतलब मंजूरी लेते थे, अफसर भेजते थे, परमिशन आ जाती थी, बना के स्कीमें बनाते भाई इस एरिया के अंदर ये एरिया का कमांड होने के योग्य है। तो वो स्कीम पूरी बनाने के बाद वो सरकार वहां से भेजती थी, ये इतना खर्चा आएगा इस पे। 36 साल 9 महीने के सेवा काल में आपके जीवन पे ऐसी कोई घटना आपको याद हो, या फिर ऐसा कोई दिन जिसमें ऐसा लगा कि यार ये वाला तो मेरे लिए मतलब गंभीर संकट है, या फिर कोई आपकी नौकरी के ऊपर कोई आंच आई हो, या फिर कोई ऐसे मतलब कोई षड्यंत्र करके या कि भ्रष्टाचार में इनको फंसा देते हैं, या फिर इनको मतलब यहाँ से भगा देते हैं, कोई सा ऐसा कोई मोमेंट जो आपको याद हो? ऐसा सर मेरे कभी आया नहीं। मेरे जीवन के अंदर ऐसी चीजें कभी आई नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत स्ट्रॉन्ग रहता था ड्यूटी के मामले में। ड्यूटी में मैं लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करता था। रात की 12 बजे भी मैं खड़ा हो जाता था, चला जाता था, और पैदल 15 किलोमीटर तो चला जाता था मैं, कोई दिक्कत नहीं आती थी मेरे को। तो मेरे साथ में यहाँ से जाने पे वो जो घर की यादें आई, यादाश्तें, वो तो जरूर आई थी उस टाइम। एक बार शुरुआत में कोई महीने 2 महीने, उसके बाद मैंने 36 साल के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे को। लास्ट तक जो मैंने मेरी मर्जी से लिया रिटायरमेंट, तब तक भी मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने अपनी इच्छा के अनुसार सेवानिवृत्ति ली तो लेकिन अधिकारी मेरे को नहीं देना चाहते थे। मेरे अधिकारियों ने रोक लिया 3 महीने तक। तो उन्होंने लास्ट में उन्होंने जब देखा तो चीफ साहब ने मेरे को बुलाया, कह रहे आपको लेने की कहाँ तुकता है, आपको कोई परेशान कर रहा है क्या? मैंने कहा सर आपको, मेरे को परेशान तो कोई नहीं कर रहा, मैं क्यों नाम लूँ किसी का, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा। तो उन्होंने कहा फिर आपका सेवानिवृत्ति कब होने वाला था? 29 में, 2029 में, 2029 11 में होने वाला। और लिया कब आपने? मैंने ले लिया 22 में, 2022 में ले लिया। अगस्त 1 अगस्त 2022 में मैंने ले लिया। अच्छा अच्छा, तो होने वाला था 29 में, और आप होने वाले थे 29 में। 29 तो उसका में आपको कुछ नुकसान हुआ गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान क्या होता है, अगर आदमी अपने विचारों से तो अगर प्रभावित है फिर तो नुकसान होता नहीं। विचार ही उसके अगर ऐसे हैं कि भाई धन ही धन कमाना, तो वो प्रभावित होगा ही और नुकसान भी होगा। कोई आज मेरे 1.5 करोड़ होते, 2 करोड़ होते, मेरे 50,000 रुपये पेंशन आती है, मैं आज 30,000 ही ले रहा हूँ, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी सही रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहती। मैंने कोई दबाव में नहीं लिया रिटायरमेंट, या कोई अधिकारियों की वजह से, या आपको कोई इस सेवा काल में मतलब कोई ऐसे लोग मिले हों जो थोड़ा बहुत आपको पैसा दे दिया कि यार सर से थोड़ा ये काम ज्यादा करवा दो? आपके तो उन बड़े लोगों नहीं, ऐसे मेरे पास बहुत आते थे, पैसे लेके भी आते थे। सब लोगों को ये पता रहता था कि इस आदमी का ग्राउंड ऊपर तक है। लेकिन मैं नहीं जाता था किसी के साथ में। मैं ये कहता था मेरे को कोई नहीं जानता है, सबको पता होता था बाकायदा। मैं यही काम करवाता था कि इनका लीगल काम है और ये वास्तव में प्रताड़ित हो रहा है या कोई इसको कर रहा है, उस काम के मैं पीछे पड़ता था। और अगर वो होता था तो मैं करवा के भी लाता था, करवाता था, शुरू के भी करवाता था। मेरी पोस्ट को देखते हुए नहीं सोचता मैं। कई लोग सोचते अरे यार, जब मैं जाता मेरी शक्ल देखते तो उनके मन में ये भी होता अरे यार ये तो ऐसे, उनके विचार होते कैसे, बहुत यार जो सोचते, क्यों बड़े अफसर होते थे वो सोचते। फिर उनको जब मेरी बात बताते पता लगता तो कहते नहीं यार ये तो चलो हो जाएगा, और मैं करवा के लिया था। मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लीगल काम था, वो वहाँ कोई वजह से अड़ा हुआ है, उनको सारी स्टोरी क्लियर करते तो हो जाता था। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती थी। और ऐसे लाइजन थे मैं, क्योंकि मैं जिनके पास बैठता था वो सबको ये पता था कि ये आदमी गलत बात नहीं करता, पैसा नहीं कमाता।
तो उन लोगों को सबको पता होता था कि ये वो काम ऐसा है, जयपुर में भी अगर है तो ये आदमी करवा के लाएगा, इसके लाइए ना, छोटे से ऊपर तक जाएंगे अपने आप हो जाएंगे। लेकिन मैं पैसों के लिए कभी नहीं गया किसी के साथ। मेरे पास बहुत से लोग आए हैं, मैं राय दे देता उनको, लेकिन मैं जाता नहीं कभी भी। मतलब आपको बहुत सारा अवसर मिला कि भाई अगर आप ये हमारा काम करा दोगे तो मैं क्यों नहीं जाता। उसका एक रीजन होता था कि जितने भी मेरे अफसर थे, बड़े बड़े अफसर भी होते थे, RS IAS, उनके पास भी मेरा रुझान रहता था, जाता था। तो उनके अंदर, मेरे अंदर ये रहती थी कि मैं अगर कोई काम करवा के ला रहा हूँ और वो काम अगर अनलीगल हो गया और वो उन्होंने साइन कर दिए हो गया और कल को कोई बात होगी तो मैं मुंह किसको दिखाऊंगा। तो ये मेरी एक छवि होती थी कि नहीं, मैं उसका भी बहुत सोचता था कि ये सही है, गलत करवाता तब भी। तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस होता कि ये आपका काम बिल्कुल एक नंबर में है। जब मैं जाता था करवा के लाता, या कोई किसी को प्रताड़ित करते थे अधिकारी, कई छोटे कर्मचारी को प्रताड़ित करते थे, तो उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता था खुल के। उसमें मेरे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे को लगभग पता होता था सारा। भाई 5-6 हजार आदमी काम करते थे, मैं 30 साल से यूनियन का नेतागिरी कर रहा था। यूनियन कौन सी यूनियन? C2 यूनियन के अंदर। अच्छा अच्छा। तो मैं लीडर भी था और शाखा अध्यक्ष वगैरह रहता था। तो कर्मचारी मेरे पास भी था, 60-60 रहते थे, 2-2 डिवीजन के अंदर मतलब काम था। तो SC चीफ इंजीनियर से मीटिंगें होती रहती थी, उनमें जाता रहता। हर जगह हनुमानगढ़ भी होती तो जाते थे, जयपुर होती तब भी जाते थे, और बीकानेर होती तब भी जाते थे। फिर उन अफसरों को चीफ इंजीनियर के पास बुला लेते थे, कहीं समस्या आती तो SC को, एक्शन को, AEN को, सबको इकट्ठे बुलवा लेते थे कि भाई उस डिवीजन के अंदर ये समस्या उन वर्करों को आ रही है, तो ये अधिकारी क्या कर रहा है वहाँ, वो लोग तो इसके नीचे तो काम कर रहे हैं ना, तो अधिकारी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अधिकारी किस चीज का बन रहा है। जैसे उसके नीचे वाले कर्मचारियों को समस्या आ रही है तो क्या करेगा, फिर काम करवा के आदेश देने के लिए तो तैयार रहता है, और उनकी समस्या सोल्व नहीं कर सकता तो वो अधिकारी किस काम का है। तो ऐसी चीजों में मैं लड़ाई लड़ता था बाकायदा खुल के, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो जैसे आप लड़ाई लड़ते थे, या फिर कोई ऐसा कोई अधिकारी हो तो उसने ऐसा कहा हो कि मैं तेरे को देख लूंगा? हाँ, बहुत लोग कहते थे, हमारे साथ के कई कहते थे कि तू ऐसे बोलता रहता है यार, तेरे को अधिकारी लाइन में लगा देंगे तो तू मतलब खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे लगा देंगे यार, मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ, मैं कोई भ्रष्टाचार थोड़े फैला रहा हूँ, मैं किसी आदमी का सपोर्ट कर रहा हूँ कि अभी ठीक है वो गलत है तो उसको समझाएंगे, करेंगे। वो बात भी होती थी, कई गलत भी होते थे, उनको बाद में समझाते के साथ इसको, उसके लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ता। उसके लिए तो मैं अधिकारी के पास जाके ये कहता, सर ये बेवकूफ है, इसके बच्चे रुक जाएंगे, आप ऐसा मत करो। लेकिन पहले ऐसे थे अधिकारी, उनको पता भी होता था, लगभग ऐसे नहीं करते थे वो। और अपने नीचे जो काम करने वाले होते थे ना, जितने भी 100-200 आदमी, उनका ध्यान रखते थे वो कि ये मेरे परिवार के मेंबर हैं। ऐसा मेंबरशिप से चलता था काम, को दिक्कत आती नहीं। जैसे ये नहर का जो काम था, उसमें जो पानी किसान लेके आ रहे हैं, तो उसका कोई जैसे गवर्नमेंट में रिकॉर्ड होता था कि भाई ये आपको इतना एरिया दिया जाता है, ये पूरा पानी इतना आप ले सकते हैं? नहीं, बाकायदा रिकॉर्ड होता था पानी, मतलब इस एरिया में कितना पानी जाना चाहिए, नहर के अंदर से पानी निकलता तो बाकायदा उसके कोई मीटर लगे रहते थे? मीटर लगे हुए थे कई, इसमें कितने क्यूसेक पानी जाएगा इस नहर के अंदर, तो उससे ज्यादा नहीं छोड़ते थे। हमारे भी कई आदमी छोड़ देते थे, कई किसान उनको मतलब कुछ दे के पानी छुड़ा लेते थे, लेकिन मैं ये काम नहीं करता। मैं कहता भाई इस एरिया का पानी इसको मिलेगा, उसको मिलेगा, आगे वाले को। तीन नहरें एक साथ मान लो फट रही है, तो मैं उनमें तीनों का एक रेगुलेशन आ जाता था बन के, उसमें लिखा होता था कि इसका पानी इतना, इसका इतना इतना क्यूसन, उसमें भाई 20 क्यूसेक, 30 क्यूसेक, 50 क्यूसेक, 70 क्यूसेक है, 100 क्यूसेक है, 250 क्यूसेक, जो भी है, तो उस हिसाब से ही उसको सबलेट करते थे। तो ऐसा भी होता था कि बीच में कोई जैसे मान लो कि कोई किसान कोई बाहुबली हो? बिल्कुल बाहुबली होते थे, पानी निकाल लेता था, बिल्कुल होते थे बाहुबली रूप से। वो बाहुबली भी कर्मचारियों की कुछ मिली भगत से हो जाते थे, कई अफसरों की मिली भगत से हो जाते, कई अफसरों को कह देते थे जानकारी कर लेते क्या दिक्कत है। लेकिन मेरा ये रहता था दायित्व है कि मैं उसको अगर देख भी जाए तो ये कहते नहीं यार आप हटा लो, ऐसा काम मत करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्योंकि आज आप पीछे से पानी ले रहे हो तो आगे भी तो वो किसान ही है, अपने भाई है ना, उनका मैं नुकसान नहीं होने देता था, मेरे देखने में कार्रवाई कर देता था बाकायदा। तो वो उन लोगों, उन किसानों की वजह से आपको कोई धमकी मिली? नहीं, किसानों की वजह से धमकी मिलती तो उससे मेरे को दिक्कत नहीं आती, क्योंकि धमकी देने वाले 10 किसान होते थे, 50 मेरे सपोर्ट में आ जाते थे। क्योंकि आगे वाले सारे आ जाते, पीछे पानी ले रहा है तो आगे वाले कौन से उनके क्या लग रहे हैं, वो कहते यार पानी तो हमारा ही कम हो रहा है। सबसे ज्यादा टेल के अंदर क्रेसेज होता था पानी का, तो टेल वाले सारे कहते हैं हमारे पानी कम हो रहा है, भाई हो रहा है तो पीछे ये हालत है, आप लोग आओ। तो ऐसा करते थे, ये नहीं करते। हालांकि उनको कोई दिक्कत नहीं आने देते, ठीक है यार ऐसा मत करना, ऐसा करने से दिक्कत आती है, वो करते भी नहीं थे, उनको पता होता नहीं करते थे। अब ये कोई थोड़ा बहुत कई लोगों के कोई विचार ही ऐसे होते थे, वो कर लेते थे, भाई नहीं मौका मिल जाता था। तो वो नहर का पानी वो लोग पीते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें,
आतंकवादी जो लोग हैं, एक तो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, कोई बम फोड़ के, बंदूकों के माध्यम से, या फिर कोई ब्लास्ट करके, कैसे भी करके। एक तो इसमें भी तो आतंकवादी घटना हो सकती है, जैसे मान लो कि कोई नहर का पानी जा रहा है, खुला है, उसमें जहर डाल दिया या पॉइजन डाल दिया और उसको लोग पी लिए, तो वो तो बहुत नहीं, बड़ी आज के त्रासदी हो टाइम सकती है। उसकी सुरक्षा के लिए क्या मतलब? उसकी सुरक्षा के लिए तो अभी तो कोई ऐसा इंतजाम हमने तो देखा नहीं, नहीं हो सकता है, वो इंतजाम मुश्किल है, क्यों वो तो माहौल और अफवाहें ऐसी होती है, कोई टाइम होता है जब उस टाइम तो कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई जंग लगी हुई है, उसमें तो व्यवस्था सरकार करती है कि जितने भी मान लो वाटर स्टोरेज हैं उन पे आदमी छोड़ते हैं, खुले हैं उन पे सब पे, कि भाई उन पे नजर रखो, कहीं कोई आदमी आगे इसमें डाल के नहीं जाए, ताकि अपने इसको कल पिए सारे मर जाए। और अब जो ये आतंकवाद वाला मैटर है, उसके हिसाब से तो नेट तो सारी खुली है, उसको कौन बंद करेगा और कैसे इसका मतलब हिसाब किताब रहेगा, तो बहुत जगह पड़ी है, बैकवर्ड भी बहुत है, जिसमें 20-20 किलोमीटर के अंदर कोई देखने की जरूरत ही नहीं होती, तो वहां भी डाल सकता है। तो ये तो गवर्नमेंट का मैटर है, आज के टाइम ऐसी कोई हुई तो है नहीं, इसकी कोई सेफ्टी वैसे तो है नहीं, लेकिन ये तो खतरा तो है, मतलब खतरा बिल्कुल है, खतरा तो है, दिख रहा अपने को। आज तो नहर का पानी वैसे भी दूषित भी बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले से ज्यादा दूषित हो रहा है, पॉलिटिक्स की वजह से दूषित है ये। पॉलिटिक्स अगर नहीं होती तो नहर का पानी दूषित भी नहीं होता। किसानों का भी जो कई बार ये झगड़े हैं, तो ये कोई किसानों के खुद के भी झगड़े नहीं है, ये पॉलिटिक्स झगड़े ही हैं ज्यादातर, आधे किसान उसमें आधे इसमें, तो वो झगड़ा पॉलिटिक्स की वजह से करते नहीं। पानी तो इसमें जैसे नहर के अलावा बीकानेर में कौन सा स्रोत है जिसके माध्यम से पानी वहाँ के लोग यूज करते हैं? और कोई स्रोत पहले यही था, ट्यूबवेलों का था, कहीं कोई में मीठा पानी है, कोई नमकीन पानी है, खारा पानी है, ऐसे कभी सारों में तो मीठा होता नहीं था, कई कई कुएं होते थे जिनमें मीठा होता था। तालाब बने हुए थे पहले की, उस टाइम पुराने टाइम में तालाब थे, जैसे मान लो जैसलमेर के अंदर भी तालाब भी बना था, उसका तो आपकी जैसलमेर में भी ड्यूटी रही हुई है? मैं जैसलमेर में रही हुई है मेरी, गड़ीसर तालाब बना हुआ था बहुत बड़ा, तो पूरी जैसलमेर उसी पानी पीती थी। एक गोठेरू के पास ट्यूबवेल था, उसका मीठा पानी था, तो मिलिट्री वगैरह उससे पानी ले जाती थी, पीती थी। और कोलायत के अंदर भी है, बीकानेर के अंदर भी डैम बने हुए थे कई पानी के तालाब, उनसे पानी पीते थे उस टाइम। ये वर्षा का जो पानी है, इससे इसको भी तो स्टोरेज करने के लिए सरकार वहां पे कुछ ना कुछ प्रावधान करती होगी? नहीं, इसका यहाँ नहीं है कोई स्टोरेज प्रावधान, नहीं कोई स्टोरेज का कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जो बारिश आए यहाँ का पानी स्टोरेज करना। बीकानेर के अंदर तो कभी कोई देखा नहीं, ऐसा बनाया नहीं कोई डैम वगैरह कुछ। एक आप हमें ये बताइए कि ये तस्वीर है जिसमें मुख्य रूप से आप राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास में हैं, एक ये माला डाले हुए कौन है, और आप ये किस उपलक्ष्य में यहाँ पे इनके पास में गए? ये हमारे यूनियन के हैं, वैसे सेक्रेटरी के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी में क्या नाम है मतलब मेघराज सिंह जी पंवार हैं, वहाँ प्रशासनिक के अंदर अधिकारी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये हमारे मतलब पुराने बहुत पुराने मित्र थे, वैसे यूनियन के थे, तो जयपुर जो भी काम होता है सेक्रेटरी में तो हमें इनके साथ ही आते रहते हैं, ये सभी यूनियन से जुड़े हुए हैं राजस्थान में। गहलोत जी तो आपको जानते होंगे फिर, मतलब आप? हाँ, इनके साथ गया हूँ बहुत बार, जानते हैं मेरे को, बस मैं मिलता रहता था, बहुत बार मिला हूँ गहलोत साहब से। 2007-8 से मेरी मतलब मुलाकात होती रहती, हम जाते रहते भाई साहब के माध्यम से, तो ये साथ लेके जाते, इनके जन्मदिन पर भी जाते, वैसे भी हम मिलने के लिए बहुत बार जाते थे, तो इनके साथ जाते तो मिल के आते थे बाकायदा। और भी बहुत लोग कहते यार मिल सकते हो क्या आप? भाई मिल क्यों नहीं सकते आप, आपको मिला लेंगे, गहलोत साहब कौन से मिलते नहीं है। अब टाइम ऐसा होता है तो नहीं मिलते, लेकिन अभी टाइम देख के मिलना पड़ता है, ये तो है, इतने तो है नहीं कहीं, मतलब एक तो अपन मीडिया में देखते हैं और एक आप एक नजदीक में जाके नहीं, बिल्कुल नजदीक में बैठे रहते थे जाके, जैसे अभी खड़े ना ऐसे, मतलब बहुत से लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते थे, 50 लाख की फॉर्चूनर वगैरह, वही लाइन में खड़ी रहते थे, ये जाते थे फटाफट अंदर गए, बस ये पर्ची मिले और उनसे बात हुई, ये तो सब कर लेते। तो इनका बहुत अच्छा लाइजेंस था, साथ बैठना उठना शुरू से ही था, और ये भी क्रांतिकारी आदमी है, वैसे भी है सिद्धांतिक आदमी है, गलत काम ये करते नहीं। और गहलोत साहब को ये वैसे भी पसंद थे, कभी ठीक है ऐसा आदमी अच्छा है। राजस्थान में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जो आपको सबसे अच्छा लगा? गहलोत लगते हैं या फिर वसुंधरा या फिर और कोई ऐसा कोई मुख्यमंत्री? भाई देखो ऐसा है कि अब ये लीडर लोग हैं, भाई गहलोत साहब को भी मैंने हमारे लिए तो अच्छे ही है, ये मिलने की बात नहीं, वैसे भी गहलोत साहब के बहुत से सिद्धांत अच्छे हैं। और वसुंधरा जी ने जब सरकार बनाई तो उसके भी कोई ऐसे सिद्धांत नहीं थे, वसुंधरा जी तो हमें तो बढ़िया लगे, आपके सरकार के टाइम में ठीक ही चला है, बढ़िया। अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल है उनको लेकर अब उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई जाना नहीं रख रहा, नहीं कोई इनका बैकग्राउंड जानता, तो क्या कुछ मान लो मिलता रहता हूँ या वहाँ की चीजें देखूं, तो मैं अभी तो उनके काल के अंदर कभी गए नहीं, और वहाँ की सिचुएशन भी नहीं देखी कैसी, ऐसा सेम साहब क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो मैं नहीं कह सकता। इनके बारे में तो भाई सेक्रेटरी जाते थे तो सारे लोग ये बैठे थे, डीएस वगैरह सेक्रेटरी के सारे तो इकट्ठे, तो वो चर्चाएं भी होती रहती थी, तो चर्चाएं वहां जो
होती है ये चौपाल बन के चर्चाएं होती है, वहां पता लग जाता है अधिकारी कौन सा बढ़िया है, किस काम से कर रहा है। वो रात दिन इनसे टच रहते हैं। तो ये सभी लोग वहां बैठते हैं भाई साहब के पास, दोपहर में इंटरवल होता था तब भी बैठते थे। इतनी बड़ी टीवी वहां लगी हुई थी, तो वहां कुर्सियां थी, तो लंच होता था जब 20-30-50 आदमी बैठते थे, तो हम भी वहां गए हुए थे, तो रहते थे, पार्टियां भी करते थे वहां पे, बाकायदा परमिशन लेके वहां पे सामान लेके जाते थे। जब आपकी जॉब लग जाती है सिंचित क्षेत्र विकास में, फिर उसके बाद में जैसे आप लगभग 1979 के आसपास अपना घर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं, तो जॉब लगने के बाद आए थे या जॉब लगने से पहले आ गए थे? नहीं, 2.5 साल से आया था हम। अच्छा, 1979 में गए तो उसके बाद 2.5 साल से आया? 2.5 साल से घर आया था कि मुझे पता लग गया कि मैं मतलब मेरे हुनर का कामयाब हो गया, मेरे खुद का हुनर हो गया ना। क्या वो जो मतलब सिलाई वाला था ना, बे कंपनी वाला मेटर, उसमें मैं काम करता था, तो मेरी सोच वही थी। तो मैंने सोचा यार अब अपने तो 500-700 रुपये कमा लेते। उस टाइम में 700 रुपये कमा लेता था महीने। तो फिर जब आप यहाँ पे सिक्कर में आने के बाद लगे, फिर वापिस लगे वहीं। अच्छा, वहीं मैं तो घर तो मिलने के लिए आया था, बाकी तो मैं वही काम कर रहा था। उसी पे काम करते करते जो मेरे पुराने जो अधिकारी तो मिलते थे ना वहां पे मेरे से, उन्होंने संपर्क हो गया आपका? उन्होंने कहा नहीं, नौकरी नहीं करनी, नहीं ये काम नहीं करना, ये आपको काम आने लग गया और बहुत बढ़िया, ये बाद में कर लेंगे, पहले नौकरी की ट्राई करते हैं, आपको नौकरी लगने के 100% चांस हम लगा के जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और कह रहा नहीं लगाएंगे तो फिर ये कर लेना, अभी चलो आप। तो उन्होंने मेरे को वापस ले गए वहां से, मेरे को गड़साना यहाँ इधर भेज दिया। तो आपकी शादी जो है नौकरी लगने के बाद हुई या नौकरी लगने से पहले? शादी मेरी नौकरी लगने के बाद 85। तो दहेज वहेज भी मिला के ठीक ठाक घर वालों की? नहीं, दहेज वाला तो था ही नहीं उस टाइम। दहेज का कोई चक्कर नहीं था, कोई देख रेख नहीं थी, कभी कोई देख लो या पिताजी ने तय कर दिया कि वहां पे शादी कर, जो माँ बाप कर देते थे ना वो ही होता था, और कहीं जा भी नहीं सकते थे। अब देखना तो थोड़ी बात करना भी मुश्किल होता था उनके सामने खड़े रह, ये तो सिद्धांत होते थे। और उनके नहीं, बुजुर्ग जो घर में होते थे ना, तो उनका सबका ये रहता था ये बड़े हैं तो उनके सामने बात नहीं करते। तो आपकी शादी होने के बाद में आप अपनी पत्नी को कहाँ पे लेके गए? बीकानेर लेके गए या फिर यहीं पे? नहीं, यहीं रहे। यहीं पे रहे? हाँ, बीकानेर तो बहुत लेट 1-2 बजे लेके गए हूँ लास्ट में, बाकी यही रहे थे घर पे। तो आप बीकानेर के अलावा सर्विस के दौरान अन्य क्षेत्रों में भी घूमने के लिए जाते थे क्या भारत के? मैं राजस्थान में तो घुमा हूँ सारे में लगभग और में? हाँ, हिमाचल में भी गया हूँ बहुत बार। और मतलब आप अकेले गए हैं या फिर अपनी पत्नी को साथ लेके गए? हमारे जो वो अफसर जाते थे ना कई आउट ऑफ डिपार्टमेंट के, उनके साथ जाता था, वो मेरे को ले जाते थे जैसे हर एक जगह। राजस्थान में तो बहुत घूमता था। हमारे पहले अपने मोहनलाल जी थे, एजुकेशन डायरेक्टर रहे हुए थे, जो सीनियर RS थे, बहुत नाइस आदमी थे, ईमानदार नेक अफसर थे। तो उनका हमारा कोई घरेलू फैमिली ट्रस्ट था, उनके ससुराल वाले सारे इंजीनियर्स थे, तो उनका मेरे साथ था, तो उनका भी वैसे वो हो गया, तो वो मेरे को बहुत मानते थे, उनसे भी ज्यादा मेरे को मानते थे। वो हमारे घर आते थे उस टाइम भी, 90-95 में भी यहाँ आ जाते थे। तो वो सिंपल आदमी थे, तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रहता था। तो वो कहीं भी जाते थे उदयपुर और इधर, जब ये एजुकेशन के टाइम में टूर पे, तो मेरे को ले जाते थे, आओ श्री राम तेरे को घुमा के। तो वो गाड़ी होती थी, चले जाते थे, जाते रहते थे। तो मैं घुमा हुआ बहुत हूँ, बेंगलोर सब जगह। एक आपका पहले का जीवन आपने देखा और उस समय के लोगों को भी देखा, उस समय की रीति रिवाज, परंपराएं, अंधविश्वास, सारी चीजें देखी। थोड़ा उनके बारे में बताएं। और आज क्या बदल गया ऐसा? पहले क्या क्या हुआ करता था जो आज नहीं है? आज क्या क्या होता है जो पहले नहीं हुआ करता था? देखो, अंधविश्वास वाला तो ये था भाई, पहले वाले लोगों को क्या है कि थोड़ा भाई लंबी जानकारी नहीं होती थी, लेकिन उनके दिमाग की जो जानकारी थी अपने क्षेत्र की वो अच्छी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। एक अपनाई तो बहुत अच्छी होती थी हर आदमी से, किसी का कोई ऐसे तो देखो बस्ती के अंदर हर जगह एक आधा आदमी मिल ही जाता है, जैसे एक सुग्रीव होता था वैसे गांव के एक आदमी मिल ही जाता था। बाकी बहुत से लोग अच्छे होते थे, आपसी संपर्क होता था। अगर कोई बात भी हो जाती तो उसको 4 जने दूसरे बैठ के उसको खत्म कर लेते थे, उसको आगे नहीं जाने देते थे। कहते थे यार बदनामी हो जाएगी, डाणी की बदनामी हो जाएगी, गांव की बदनामी हो जाएगी। डाणी वाले तो कहते थे अपनी डाणी की बदनामी हो जाएगी, कि भाई अगर उस डाणी में यार ऐसे कर रहे हैं, तो ये शर्म होती थी। और गांव के अंदर गांव की शर्म होती थी, तो हर चीज से वो डरते थे। तो जमाना तो वो पहले बड़ा इससे बढ़िया था वैसे तो, बस वो थोड़ी हर एक चीज मान लो सुविधाएं कम थी, सुविधाएं कम होने की वजह से क्या लंबी जानकारी नहीं होती थी। और संपर्क सूत्र तो उनके भी बहुत होते थे। आज तो फोन के जरिए कर रहे हैं, आज तो अपने यहाँ बैठे होता है, हिंदुस्तान का कौन सा कोना है, जो चीज देखना चाहते हैं पूछना चाहते हैं वो पूछने की। उस टाइम साधन कौन कौन से हुआ करते थे? मतलब बीकानेर से यहाँ पे आने के लिए, यहाँ से वहां पे जाने के लिए? बीकानेर के लिए तो वो कोयले वाली ट्रेन चलती थी,
कोयले वाले। और 2x2 की वो बसें आती थी, सीटें वो चलती थी 2x3 सीटें, वो सीटिंग बसें थी और कोई साधन होता नहीं था। तो वो भी गिनती की चलती थी, रात को, दिन में ट्रेन बहुत की कम आती स्पीड कितनी की हुआ करती थी? अब जैसे ये चलती है ऐसे नहीं चलती नहीं, थी? अभी तो साहब 8 घंटे लगा देती थी बीकानेर। अच्छा 12 बजे पहले। रात को चलने वाली सुबह 8-9 बजे पहुंचती थी, 10 भी बज जाते थे। देख लो कितना टाइम हो गया उसमें। और आज जाती है 2.5-3 घंटे में ट्रेन जाती है, 3-3.5 घंटे में तो उधर से जयपुर जयपुर चली जाती है ट्रेन। तो उस समय जब रात्रि के समय लूट लूट लाट पाट होती थी या उस टाइम पे? लूट लाट पाट वाला ट्रेन के अंदर हमने तो कभी देखा नहीं, राजस्थान में तो कोई ऐसा। तो आपको ज्यादा यात्रा करने में ट्रेन अच्छी लगती है या फिर बस अच्छी लगती है या फिर अन्य वो संसाधन? समय अनुसार अच्छी माड़ी नहीं देखते थे, ये देखते थे। मेरा तो ये कि रहता मिल था जाए कि कोई सा भी। भाई मेरे को वो काम करने के लिए पहुंचना है इतनी बजे, तो मेरे को कुछ भी मिल जाए। अगर 10 किलोमीटर पैदल जाना है तो पहले मैं पैदल चलूंगा, तो पहले पैदल चल के वो काम करने में अगर समय कम लग रहा है समय तो? कम लग रहा है तो पैदल चल लेते हैं, ये रहता था। और अच्छा माड़ा नहीं देखते थे हम, तो ये देखते थे कि वो काम है उसको करना है तो अपने को करना ही है। हम्म। अच्छे वाली सुविधा वाला सिस्टम तो हम रखते ही नहीं। तो बीकानेर में आप रहते कहाँ पे थे, मतलब कौन सा? सिंचाई कॉलोनी थी हमारी। खुद की? अच्छा हाँ, अच्छा। डिपार्टमेंट की कॉलोनी बहुत बड़ी बनी हुई है, आज भी बहुत बढ़िया तो है। खाना लेकिन वाना खुद ही बनाते थे? खाना खुद बना लेते, खाना खुद बना लेते, खा लेते थे। शाम को बना लेते, सुबह बना लेते, दिन में ड्यूटी पे चले जाते थे। शुरुआत में आपको कितने रुपए की सैलरी मिली? सबसे पहला कितना अमाउंट आपके अकाउंट में आया? अकाउंट में आया फिर या कैश देते थे? कैश देते थे, अकाउंट पे ये कल परसों चल रहे हैं, पहले तो सारा कैश ही होता था। कितने पैसे सबसे पहले लगभग आइडिया हो तो? तो मैं शुरू में लगा था तो मेरे को क्या 2 साल तक वो, पहले तो मेरे को मिलते थे 7 रुपये रोज के। 7 रुपए? फिर मेरे मिलने लगे 12 रुपये, हम्म। उस हिसाब से मिलते थे। 234-35 रुपये मिलते मतलब थे। आपने शुरुआत 7 रुपए से की प्रतिदिन? हाँ। हम्म और फिर वो क्या होता था कि उसमें वो कट जाते थे बीतवार, हम्म। और बाकी 4 दिन कटने के बाद बाकी पैसे मिल जाते थे। वो मस्ट्रोल चलते थे सरकार के, वो भरते थे। तो आपको उनमें किस टाइम पे एक ऐसा अमाउंट मिला जिसमें आपको ऐसा लगा कि मजा आ जब गया? 1985 में 86 के अंदर जो मैं, मेरे को सरकार ने कह दिया ना कि भाई आप स्थायी नौकरी मिल गई आपको। जब हमारी तनख्वाह आई ना, उसमें थोड़ा सा था भाई 3-4 हजार रुपये आए, तो हमने ये सोचा यार अब ठीक है, अब तो बहुत ही अच्छा अब काम तो है। ठीक हो गया हाँ, काम। तो पहले हम कहते यार जेईएन को 700 रुपये मिल रहे, अपने 234 रुपये मिल रहे। जेईएन जो होता था ना, जो आज लाखों रुपए लेता है, उसको 700 रुपये मिलते थे, हमारे को मिलते थे 200 रुपये, 34 रुपये। तो 200 रुपये हम कर देते थे, 34 रुपये से हमारा आराम से काम चलता था। अच्छा, आप घर पे भी बेचते? वो पैसे कैसे बिल्कुल, बेचते? वो पैसे मैं लेके आता था, बेचता नहीं था कभी भी। मैं साथ ही लेके आता था, जब भी आता ना तो 6 महीने पहले तो घर आता ही नहीं था। 6 महीने से पहले मैं घर नहीं आता था, 6 महीने से आता था। वो एक लेकिन साथ लेके आते वो थे? पैसे एक साथ लेके आके घर दे के जाता था। तो घर वाले खुश होते होंगे उस टाइम पे, तो हाँ, वो लेके आते थे? तो वो थे खुश तो होते ही। उस टाइम पैसे की कमी थी हम्म। भाई, यहाँ अपन बहुत पैसे की कमी थी, पैसा था ही नहीं है। ये मानो का 5 कार 2 कार 1 कार ये तो नोट होते थे, 100 का नोट तो बड़ा होता था। हम्म। ये जीवन हमने मतलब संघर्ष करके ही जिया है। आज हम अभी जो मान लो मैं 234 रुपये लेके तो वहां गया, और अनजान जगह में, और आज मैं 36 साल जानने के बाद वहां सारे मेरे घर जैसे मतलब टर्म्स हैं, सब लोगों के साथ हैं। फिर मेरे को 60-65 हजार रुपये 70 हजार रुपये करीब मिल रही। आज 85 हजार रुपये की तनख्वाह मिली, मेरे साथ वाले को भी 85 हजार मिल रही है, मेरे को भी 85 मिलेगी। लेकिन मैंने नौकरी छोड़ी क्यों? ठीक है भाई, उस टाइम तो वो परिस्थिति थी। छोड़ी जैसे 2022 में आपने रिटायरमेंट ले लिया, अब आपको कितनी सैलरी मिलती है? अब मेरे को मिल जाए 35 हजार रुपये आज के टाइम, 30 हजार रुपये मेरे को आ जाते हैं कुछ। अच्छा, और अच्छा, अच्छा। हाँ, कुछ मेरा बकाया चल रहा है, वो रह जाएगा नौकरी के 35-36 दौरान हजार। रहते हुए 2022 से पहले आपको मतलब कितनी 61-62 हजार थे। 62 हजार? 62 हजार? 58 हजार थे, 59 हजार में तो मेरे रिटायर हुए। लगभग आपकी 62-63 इसके हम्म। आसपास आपकी तनख्वाह पहुंच गई थी? आज के टाइम में 70-80 के करीबन है। अच्छा 75 अच्छा अच्छा अच्छा। 75 जो आपके साथ हैं जो उनको अभी 75 मिल रही है। उन- अभी मेरी जो कुछ बकाया चल रहा है वो हम्म, फाइनल हो जाएगा, तो वो ये 35-40 हजार के करीब मंथली पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। हम्म। अभी 32 हजार के करीब है। अच्छा, एक आप ये बताओ कि भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे ऐसा कोई मोमेंट हुआ हो उस टाइम पे, जैसे कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में, आपकी उस समय सर्विस उसी टाइम पे उधर चल रही थी। कारगिल जम्मू कश्मीर में है, तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में जब लड़ाई हुई तो क्या बॉर्डर के इलाकों में भी हलचल तेज हो गई थी? यहाँ बिल्कुल वो सतर्क हो गया था सारा मामला। हम्म यहाँ पर बहुत बार सतर्क हुआ है और देखा हुआ है
कि भाई सतर्क हो गया तो जितनी गाड़ियां इधर से जाती ना बॉर्डर एरिया में उतनी उधर से आती, इनका ये पता नहीं लगता कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे आ रहे जा रहे हैं, लेकिन वो सारी बॉर्डर सील रहता था और हमारे को भी नहीं जाने देते थे उधर। अलर्ट भी रखते थे, छुट्टियां भी बंद कर देते थे कि भाई छुट्टी नहीं देंगे, और एरिया होता था तो उसके अंदर सतर्क रहने की मतलब पूरी आजादी होती थी कि कहीं नहीं जाओगे आप। ये आदेश होते थे बाकायदा, कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है, कब अटैक हो जाए। लड़ाई तो वहाँ कारगिल में है, लेकिन यहाँ ये बैकवर्ड बॉर्डर तो था ही। अभी तो सील हो गया ये सारे में, सीमा वो तारबंदी होगी, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना पड़ता था सबको। ये नहीं कि भाई आप मर्जी से छुट्टी चले जाओ, छुट्टियां बंद हो जाती थी। उस टाइम पे सर्विस के दौरान कोई उधर से कोई पाकिस्तानी आया हो कभी? नहीं, देखते थे, अनूपपुर में भी बहुत बार आया, ये बहुत बार पकड़े गए थे, हमारे देखने में भी पकड़े गए। तो वो दिन में क्या करता था, फिरता रहता, तो हम भी उसको देखते थे। बहुत पुरानी गाड़ी है, 85 के 84-85 के अंदर, तो 84 के अंदर वहाँ सुना था 83-84 में कि भाई वो दिन भर तो फिरता रहता था बाजार में। तो उसका बेस ऐसा रहता था, बाल बूल करे हुए पूरा ये लटकता रहता था, नाली में पड़ जाता था, फिर वो जैसे मान लो कचरा खा लिया एकदम से, मतलब ऐसे बिल्कुल पागल की तरह भाई। अब वो पुलिस वालों ने कोई सज्जन आदमी था, कोई अच्छा, जो उन्होंने कोई देखा यार ये दिन भर यहाँ फिरता रहता है, अनूपपुर की बात है ये, और ये रात को कहाँ गायब होता है, इसको देखते हैं। उन्होंने कोई पीछा किया तो वो क्या रात को टिब्बू में जाता था पार, भाई एरिया तो छोटा ही था तो वो बाहर चला जाता था। जब बीएसएफ का कैंप बना उससे आगे टिब्बे थी, तो वो गए वहां, तो वो बात कर रहा हूँ, फिर उसको पकड़ा उन्होंने। तो एक तो वो घटना जासूस था, वो घटना, जासूस तो बहुत बार आते रहते थे, आ भी जाते थे और पकड़ते भी थे। फिर वो उस टाइम ये जो एरिया है ना गंगानगर वाला जैसलमेर तक, ये बिल्कुल खुला था, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती थी। 82-83 के अंदर तो हम बॉर्डर जो ये पोस्टें होती ना बीएसएफ की, उनपे हम भी जाते थे, और कोई साधन नहीं होता था वहां पे। ये साधन की इतनी ज्यादा परेशानी होती थी, तो हमारे डिपार्टमेंट की वो जो गाड़ियां होती थी वो सामान ढोने की चलती थी, शक्तिमान गाड़ियां, और तो मटेरियल ढोने के लिए नहर के लिए वो मिलती, या मिलिट्री की गाड़ी कोई आती जाती वो मिल जाती, बाकी वैसे साधन नहीं थे कोई जाने आने वाले कोई भी। 15 किलोमीटर बातचीत करने का मतलब माध्यम क्या हुआ करता था घर पे? बातचीत करने का घर पे कोई माध्यम नहीं था, एक लिफाफा होता था 15 पैसे का आता था, तो वो 15 पैसे वाला खरीदते थे, और जो दूसरा एक और होता था कागज, अंतरदेशी बोलते थे, वो थोड़ा महंगा आता था। तो ये सब सोचते थे यार 15 पैसे वाले पर 4 शब्द लिख के भेज दो, क्या करना है। तो वो भेजते थे, वहाँ डाक ऑफिस वहीं जगह जगह लगी होती है कॉलोनी में। कितने दिन में पहुंच जाता था आपकी सूचना? वो 5 दिन 7 दिन 8 दिन में पहुंच जाती थी, 8-7 दिन लग जाते थे। इधर से भी लेटर जाते थे? इधर से भी जाते थे, वापिस उसका रिटर्न जवाब जाता था। अंतरदेशी आता था, उसमें खुला पढ़ो कोई भी सही, कई थोड़े ज्यादा होते थे ना वो अंतरदेशी लाते थे, तो उसमें राम कहानी लिख देते थे। तो उस टाइम पढ़ भी लेते थे लोग, खोल लेते थे, तो खोल के पढ़ लेते थे, और डाकिया रख लेता था, कोई बढ़िया चीज आ जाती थी, पता ही नहीं लगता आई नहीं क्या, कौन प्रूफ देता उसको। तो डाक रनर होते थे, वो ही सप्लाई करते। सबसे अच्छा दिन कौन सा 37 साल की सर्विस में? दिन तो सारे अच्छे रहे, कभी कोई समस्या, लेकिन ऐसा दिन हो जिसमें आपको मजा आ गया कि रात को काफी अच्छे खुश है, बढ़िया लगा आपको कोई? भाई सबसे अच्छा मुझे तो ऐसा लगा देखने में कि एक तो लगा उस दिन वाला दिन, जिस दिन मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, कि मैं गवर्नमेंट की जॉब के अंदर परमानेंट हो गया, स्थायी नौकरी लग गई मेरे को। जैसे अभी करिए ना, मैं कंपटीशन दे रहा, मेरा नंबर आ गया, यार आज मेरा नंबर आ गया भाई, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो सिलेक्शन। और एक लगा जो मैं रिटायरमेंट हुआ ना, अभी लिया मैंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट, उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार अपने 37 साल नौकरी करके सुख शांति से आज बड़ी सौभाग्यशाली अपने घर जा रहे हैं, और बढ़िया अपना जीवन यापन हो रहा है, पहले भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, अपने ठीक सी तनख्वाह, इससे अपना रोजगार चला सारा, किसी तरह की मेरे को कोई कमी नहीं। मैं मेरे काम नहीं करता था कभी भी, मेरा सिद्धांत रहा है, मैं मेरे कामों पे बहुत कम ध्यान देता था, मेरे घर के काम पे भी बहुत कम ध्यान देता था। तो अर्जेंट काम होते थे वो तो करता ही था, बाकी नहीं देता था, मैं लोगों के काम ज्यादा करता था। मेरे काम मेरे साथ वाले करते थे, मेरे अफसर करते थे, और मेरे साथी थे वो करते थे। मेरे ऐसे साथी थे, उनको आज भी पता है मेरी कोई भी कहानी होती है ना, तो उनको पता होता है कि क्यों नेचर है, जो रात दिन रहते हैं उनको पता होता है, तो उनको सब पता होता है कि इस नेचर का, तो वो मेरा काम करते थे मेरे साथ। जैसे ये मानो भाई साहब हैं, इन्होंने इनको मेरे नेचर का सारा पता है, तो एक ही सिद्धांत के। तो ऐसे मेरे जो ग्रुप के अंदर जो थे ना अफसर भी, उनको भी सबको पता होता, बड़े बड़े अफसरों को पता होता था। एक आप ये बताओ कि सरकार की जो योजनाएं होती है, जो
जिन क्षेत्रों में आप रहे, हम्म। उधर शिक्षा का माहौल इतना ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वहाँ पे, क्या उनको ज़्यादा फायदा मिलता है या फिर जो सरकारी कर्मचारी है वो ही दबा के लेके चले जाते हैं पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को? नहीं, आज के टाइम तो ऐसी नहीं है। पहले उस टाइम पे उस टाइम पे तो ऐसा था कि वहां के लोगों का रुझान ही नहीं था। हम्म। पढ़ने की तो व्यवस्था नहीं थी इतनी ज्यादा, थी नहीं, मान के चलो जीरो थी। कि बहुत से ऐसे गांव थे जिनमें कागज पढ़ने वाला आदमी नहीं था। कोलायत के अंदर हमने देखा और बहुत बार सुना और बहुत बार देखा था कि वहां कोई कागज आ जाता था तो पढ़ने वाला नहीं मिलता था। ऐसे ऐसे मतलब बैकवर्ड गांव थे उस टाइम, पुराने टाइम में। आज तो नहीं है इतने। और नौकरी का रुझान गंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी नहीं होता था। उन लोगों की काश्तकारों की सोच नहीं थी। कह रहे थे यार नौकरी क्या करना, जमीन का ही ज्यादा रहता था। जमीन बहुत होती थी उनके पास, जमीन की कमी नहीं थी। तो वो ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे। आज के टाइम में तो देखो आप, उस टाइम में सिक्कर और झुंझुनू ही माना जाता था राजस्थान के अंदर। कोई नौकरी वाले मिलते ना, कोई आईएएस भी लगा हुआ तो सिक्कर झुंझुनू का ही मिलता था, बाकी कोई नहीं था। आरएस आईएएस या मास्टर या कोई नौकरी बड़ी में बिछड़े हुए मिलते। और ये इंजीनियरिंग लाइन में ये गंगानगर के बहुत लग गए थे उस टाइम, बहुत ज्यादा लग गए थे। ये जोधपुर से करते थे और कोई डिग्री थी नहीं। डिप्लोमा डिग्री जोधपुर से होती थी, डिप्लोमा होती थी, डिग्री भी बाद में चली है या बीकानेर होगी बाद में। तो वो आज के टाइम में तो वहां का ज्यादा, अपने से सीकर से भी ज्यादा हो रहा, कम नहीं है। ये मानो कि राजस्थान के अंदर ठीक है, ये एजुकेशन हब तो बड़ा सीकर का है, लेकिन एजुकेशन में जो टॉपर कर रहे हैं ना लड़के लड़कियां, वो आजकल हर जगह के हैं। गंगानगर के भी बहुत है, आरएस भी बहुत है, आईएएस बहुत है, इंजीनियरिंग बहुत है, आरजेएस में बहुत ज्यादा है गंगानगर की। हनुमानगढ़ गंगानगर तो आरजेएस में सबसे ज्यादा लड़कियां हैं। आज भी अगर आप आंकड़ा निकालोगे तो सबसे ज्यादा हम मिलेंगे। अब कोई कहते यार गंगानगर तो कल पनपा, लेकिन सबसे ज्यादा आज की डेट में वहां मिलेंगी। अपने यहाँ कम मिलेंगी आरजेएस में लड़कियां, वहां ज्यादा मिलेंगी। और पुराना टाइम अपना था सबसे ज्यादा। और बाकी भी सीकर डिस्ट्रिक्ट का झुंझुनू का तो हर जगह पूरे राजस्थान में मिल ही जाएगा। ऑफिसर लाइन में भी मिल जाएगा, हर जॉब में मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। शिक्षा के मामले में तो है ही। एक आप समाज के बारे में कौन सी ऐसी बात बताना चाहते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि यार ये बात नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जैसे समाज सुधार के लिए कि भाई समाज सुधार तो अब पुराने टाइम वाला था, उसी हिसाब से चलने जब तो हो जाता। लेकिन पुराने में क्या होता था कि 1-2% लोग ऐसे होते थे जो कि समाज सुधार चीज क्या है। अब कई बार कहते समाज सुधार, अरे समाज सुधार किससे करवा रहे हो आप? है समाज सुधार तो अपना खुद का है। भाई आपके लड़की है या आपके घर में लड़की आई है या आपने लड़की दी है, तो आप अपनी लड़की को अच्छे संस्कार दोगे तो समाज सुधार तो लड़की से, उसी घर से ही तो होता है ना, बाहर से कभी नहीं होता। समाज सुधार घर से होता है हमेशा। भाई आपके घर का समाज सुधार होगा, भाई बच्चों का जो मतलब एजुकेशन बढ़िया है, उनकी जो विचार बढ़िया होंगे ना, तो जो आपकी लड़की जाएगी वहां दूसरे घर में, क्यों लड़की तो 2 पार्ट की होती है, पहले माँ बाप के घर में होती है, फिर दूसरा घर में जाती है, तो वहां भी माँ बाप भी होते हैं, वो परिवार भी उसका होता है। तो वो दोनों परिवारों को इस हिसाब से टैकल करेगा, भाई मैं मेरे माँ बाप के घर में उनको टैकल कर देती, वैसे इनको टैकल करूँ, तो समाज सुधार हो जाएगा। और वो जाती है तो वहां का पीछे कई माँ बापों की भी ऐसी सोच होती है कि लड़की गई है तो लड़की, आज पहले ऐसा कभी भी नहीं होता था। पहले कोई भी आता था ना, जैसे आपके पिताजी अगर वहां जाते थे, मेरे पिताजी जाते थे आपकी लड़की से मिलने, तो वो पहले उस लड़की के ससुर और सास से उनसे ही मिलते थे, सगे सगे मिलते थे, और उनसे पूछते थे कि इसको मैं लेके जाना, तो उससे पूछते थे भाई अगर ठेका हो तो मैं मेरी लड़की को ले जाऊं। तो वो कहते ले जाओ तब ठीक है, नहीं कहते नहीं भाई तेरे सासू ने ससुर ने मना कर दिया तो तू यही रहना। और लड़की को ये सिद्धांत देते थे कि कभी ऐसा नहीं हो जाए कि बाप की नाक कट जाए, कहीं यहाँ इस गांव में ये कहते फलाने की लड़की थी ऐसे काम कर दिए, तो छोटी मोटी बात होती थी तब भी वो लड़की कभी बताती नहीं थी कि मेरे बाप की नाक नीचे हो जाए। और अगर कोई आदमी कुछ कह भी दिया, वर्तमान में तो मतलब तुरंत, वर्तमान में तुरंत नहीं है, पूरे दिन ये सिस्टम ही चल रहा है, तो इससे ये माहौल खराब हो रहा है। समाज सुधार ही है सबसे बड़ा। तो आपको कभी भी रिजल्ट देख लो, आपसे मैंने ये देखा भी है। अब बाप जाता है तो फोन करता है, माँ करती है तो दिन में 50 फोन होते हैं, लेकिन कहते हैं क्या मेरी सासू ने कह दिया क्या कार्ड घरों बार है क्या कर ली सीबा, तो वो एक मतलब उनके विचार ही तो है ना। और अगर अच्छी शिक्षा होती तो ऐसे काम नहीं होती। पति कोई होता है तो वो भी एक परमेश्वर होता है। अगर आपकी घरवाली को कुछ कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, तो वो सहनशीलता अगर माँ बाप ने दी होती, संस्कार दिए होते, तो वो पति की 2 बातें सुनती, तो पति आने वाले टाइम में सोचता यार मैंने बहुत कुछ कह दिया फिर भी ये नहीं बोल रही, इसका मतलब मेरे को ये बात नहीं करनी चाहिए, तो अपने आप ही शांत हो जाता। और कभी वो कहती तो पति शांत रहता।
तो वो कभी झगड़े नहीं होते। ये समाज सुधार सबसे बड़ी चीज यहाँ से चल रही। लेकिन आज क्या हो रहा है, पहली बात तो जाना आना तो बंद हो गया, कोई जा रहा तो गया सीधा कमरे में जाएगा बेटी के पास और उसके बेटी के सास ससुर बैठे हैं, क्यों भाई भाई दूसरे नंबर के माँ बाप है, वो वहां बैठे हैं। कुछ माँ बाप भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सारे एक से सारे एक से भी नहीं होते हैं तो वो सीधे जाते हैं कि बेटी से मिलिए। अब वो माँ बाप से राम राम करने की जरूरत नहीं, वो कह रहा है यार आया तो था, छोरा आया था उसका सगे का, कई बार कहते हैं सगा आया था, तो वो मिल लिए, चल भाई वो गए, बेटी से बात होगी वापस निकल गए। कभी नहीं पूछा आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, बिनाई था क्या, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारी छोरी था कुछ को नहीं कहे है। अब मैं इनसे भी पूछता हूँ, डिसीजन नहीं लेता वहां, उसकी सुनकर वो रिप्लाई कर देता है। तो निर्णय लेने का मतलब होता है दोनों की बातें सुनकर उनको वही मतलब थोड़ा समझाओ, शांत किया जाए दोनों को। और कुछ नेचर सिद्धांत या उसको पहले से उसको ऐसे ऐसे आचरण दिए होते तो आज ये कहानी नहीं होती। तो अपने घरों में ऐसा नहीं है कभी भी, आज भी नहीं है, किसी के घर में नहीं है। चाहे आपके घर में बहू आएगी जब भी नहीं है, आपकी बहन बेटी जाएगी तब भी नहीं है। इसलिए ये समाज सुधार नहीं हो रहा और नहीं होगा ये समाज सुधार। एक आप भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपको तो काफी अच्छा खासा लंबा अनुभव है, 36 लगभग 37 साल के आसपास। भ्रष्टाचार भाई हमारे समझ से देखते हुए पहले ऐसे सुनते थे कि भ्रष्टाचार कर लिया उसने तो उसके लिए इतनी बड़ी सख्त कार्रवाई होती थी कि उसको बर्खास्त कर देती थी। और बर्खास्त किए हुए लोगों को हमने देखा है, उनसे मैं मिला हूँ, मैं प्रैक्टिकल है मेरा कि मैं भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों से मिला, उनके घर गया 10-12 साल 15 साल बाद, तो उनकी यह हालत थी कि वो कहीं काम करने के लायक नहीं थी। क्यों? सरकार ने बर्खास्त कर दिया। और बाकी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। अगर पॉलिटिक्स मान लो नहीं होती तो भ्रष्टाचार कहीं नहीं सकते। आपको लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, आप लाख रुपए खोना चाहोगे कि लाख रुपए के चक्कर में या 5 लाख के चक्कर में? 5 लाख तो आपको एक ही बार मिलेंगे, 1 लाख रुपए तो 30 साल तक मिलेंगे, और भी बहुत मिलेगी इनके पीछे, और आपकी पावर भी बहुत। मतलब आपका कहना है कि राजनेताओं की वजह से, हाँ, पॉलिटिक्स अगर भ्रष्टाचार पे जोर दे तो भ्रष्टाचार कभी नहीं हो सकता। अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता अकेला, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कभी भी। मतलब राजनेताओं की मतलब पॉलिसी है ये भ्रष्टाचार करवाना, और राजनेता ही करवाते हैं। हकीकत बात तो ये है कि राजनेता अगर सतर्क रहे, ये भ्रष्टाचार पे कलम कसे तो नहीं होता। पहले नहीं होता था, इतना ज्यादा नहीं था, खुल के भी नहीं आता था। और एक आ गया तो उसको अगर सस्पेंड कर दिया या उसको टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया, तो वो कह रहा है नौकरी चली जाएगी। नौकरी सबसे बड़ी होती है कर्मचारी जो लगा है उसके लिए। भ्रष्टाचार से काम नहीं चलता है कभी भी, भाई 5 लाख 50 लाख कमा ली तो उनसे पार नहीं पड़ती, वो चले जाते हैं। लेकिन इनको पॉलिटिकल सपोर्ट रहता है। पॉलिटिकल सपोर्ट ही भ्रष्टाचार का मेन जड़। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होती तो भ्रष्टाचार कोई नहीं कर सकता, और अगर कर लिया और उस पर नकेल कसी जाएगी तो वो कभी दूसरा भी नहीं। लेकिन ये भ्रष्टाचार खत्म सरकार नहीं करा सकती, क्योंकि ऐसे एमएलए एमपी हैं जो उनको पैसा चाहिए, तो वो कहते हैं क्यों कैसे होगा भ्रष्टाचार खत्म, आपको सीकर में कलेक्टर लगा रहा हूँ या एसपी लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं 5 लाख दो, तो यार बहुत इनकम इन पे तो कम होती है, बाकी नीचे पे वो तो इनकम पे चलता है। पोस्टिंग वहाँ ये होती है कि वहाँ 50 करोड़ का बजट है तो उसको लगाओ, तो वहाँ उससे ले लो। हफ्ते बंदे हुए तो भ्रष्टाचार खत्म कैसे करोगे? आप घर से कितने दिन दोगे? भ्रष्टाचार ये नहीं कर रहे हैं अफसर, वो तो मजबूर होके कर रहे हैं। अफसरों को तो मजबूर होके ही ऐसा काम करना पड़ रहा है कि इनका गला काटे, नहीं तो अपना गला कट जाएगा। ऐसा पूछना जरूरी है। हफ्ते बंदे हैं, हफ्ते बनने की वजह से ये भ्रष्टाचार चल रहा है। अब कल देखा नहीं आपने कभी, ये दीपक शर्मा जो कर्नल था, वो जब डिफेंस के अंदर ये कहानी हो रही है, 2 करोड़ 36 लाख उसके घर पे मिले, केस मिले, सीबीआई ने पकड़ा है। ये तो ओपन चल रहा है, कोई मैंने भी पढ़ी है, मैं ये न्यूज हमेशा पढ़ता रहता हूं। कुछ विधायक तो राजस्थान के ऐसे हैं जो मतलब खुला ओपन मतलब, अच्छा, विधायक चैलेंज करते हैं, पैसे लेते हैं, चैलेंज करते हैं, हमने देखा है ऐसा काम, बहुत देखे हैं। लेकिन उनको अब रोके कौन? वही बात है ना भाई, वो खुद सरकार में है। हाँ, और खुद सरकार में उनको आप क्या करोगे उनका? हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप अगर वहां आज ही कलेक्टर लगा दो सीकर में, वो अगर थोड़े से स्टॉक और थोड़ा स्टैंड रह के काम करेगा तो कल उसका ट्रांसफर कि नहीं साहब इसको कर दो 50 लाख रुपए। ये होता है। गजेंद्र सिंह हल्दिया था हमारे कमिश्नर, और उनके घरवाली थी संभागीय आयुक्त रुक्मणी हल्दिया, तो वो कुमार मंगलम के घर से थी। वो जो गृह मंत्री था कांग्रेस सरकार का था। लेकिन हमने चलो उनको तो नहीं देखा, लेकिन उनको दोनों को देखा यहाँ बीकानेर में, और भी बहुत देखे मैंने, आईएएस बहुत देखे बीकानेर में। गजेंद्र सिंह हल्दिया ये कह रहा था ये जो भट्टे जो है इनमें फर्जी काम हो रहा है ना, टेंडर प्रथा होगी, तो वो कह रहा था भट्टे में जो फर्जी काम है ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बंद करो इसको।
तो इन्होंने ठेकेदारों ने पैसे इकट्ठे कर लिए करोड़ों को, यही ठेकेदार गजेंद्र सिंह हल्दिया तो मिनट में चुका देंगे। अब वो पुल था वहां से इसका ट्रांसफर सरकार ने किया नहीं, यहाँ से जयपुर से कोई मंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी, कोई मुख्यमंत्री की पड़ी, कोई मंत्री की पड़ी, वो फिरते रहे ठेकेदार, बोरियां भर भर के पैसों के गए थे, कुछ नहीं हुआ। उसने वहां सुधार किया, काफी बड़े बड़े लोग थे और डरते थे, उसने बहुत काम किए ऐसे जो वो उस टाइम करके गया। एक आप आज अगर ऐसी बात कर दे तो उसको रात को रात टपा देते हैं, रात तो रात कर देते। ये है भ्रष्टाचार की जड़। एक युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ भाई, सबसे बड़ा तो जो युवा हैं वो अपने मतलब मिनर्स को मतलब लाइन में रखें। जैसे मान लिया आपसे बड़ों की कदर करना सीखे, अपने परिवार के अंदर भी जो सिस्टम है उनको थोड़ा सोल्व करें कि भाई ठीक है अपना क्या दायित्व बनता है अपने घर के अंदर, माँ बाप से, बहन भाई से, छोटे से बड़े से, तो उनका सबका रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, सबसे मतलब संपर्क सूत्र अच्छे बनाएंगे तो ही आगे उनका रहेगा। और हर एक कोई भी ऐसी कोई गंदी सोसाइटी का लड़का है तो उससे मतलब दूर रहें या उसको समझाएं या उससे किन्नी करें, ताकि ऑटोमेटिक धीरे 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 उनकी मतलब खुद के जो विचार हैं वो तो बदलेंगे। सही वेब करोगे तो विचार बदलेंगे। और कहते हैं कि खाओगे अन्न तो वैसा ही होगा मन, गंदा अन्न खाओगे तो गंदा ही मन होगा, अच्छा अन्न खाओगे तो अच्छा ही मन होगा। तो विचार ही घर के अच्छे नहीं होंगे तो वो लड़का बाहर गली में जाके मतलब बढ़िया बात कैसे करेगा। तो उनके सोच यही तो होगी ना, मोबाइल और ये चल गई, उन्हें सब चीजों का पता भी लगता है, लेकिन ये सीमा होती है हर चीज, तो सीमा क्रॉस कर लेते हैं, वो सोचते नहीं उस टाइम। और सोचते हैं लेकिन बाद में कुछ नहीं, ट्रेन जब स्टेशन पे आके अगर छूट जाती है फिर अपने भाग के उसको पकड़ते हैं, कभी नहीं पॉसिबल, नहीं पकड़ सकते आप, तो बाद में पछताएंगे। समय रहते अगर इसको कवर कर लेंगे बच्चे तो वो हमेशा संपन्न रहेंगे, लेकिन बाद में शादी होने के बाद बहुत से बच्चों को देखा नहीं आपने, पहले वो कहते हैं हम हैं, हमारे से बड़ा कोई है नहीं, शादी होने के बाद वो छोरी पीछे आ जाती है, जब वो माँ बाप भी मतलब थोड़ा हाथ खींच लेते हैं, क्यों परेशान होकर खींच लेते हैं या कोई भी वजह होती है, फिर उसकी हालत देखो क्या होती है, कहाँ जाता है क्या करता है। तो वो पहले सोचता तो उसकी हालत कभी नहीं होती, पैसा भी मत हो उसके पास चाहिए, फिर भी उसको देने वाले बहुत होते हैं, काम बहुत है उसके पास, क्यों तो उसके विचार बहुत अच्छे हैं, तो विचार अच्छे हैं उसके लिए सब रास्ते खुले होते हैं। तो बच्चे तो यही है कि अपने बिहेव और विचार सही रखेंगे ना तो हमेशा वो कामयाब अच्छे होंगे। एक पढ़ाई का रुझान भी उनका अच्छा रहेगा, शिक्षा जो ले रहे हैं उसको सही तरीके से ले तो बढ़िया ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम जी आपका। ये थे श्री राम जी, और आपने बड़ी बेबाकी के साथ बिना डरे हुए और उन तमाम क्वेश्चनों का आपने उत्तर दिया है जो संदेह के दायरे में थे, और आपने हर उस विषय के ऊपर विस्तार पूर्वक बताया कि पहले का जीवन कैसे था, वर्तमान समय का जीवन कैसे है, युवाओं को किन विषयों के ऊपर ध्यान देना है, भ्रष्टाचार के बारे में भी अपन ने जाना। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका आगे का जो जीवन है वो सुखद रहे, समृद्ध रहे, संपन्न रहे, और आपका जीवन जो है उमंग, उत्साह और उल्लास के साथ में हरा भरा रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।